हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 12 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है ब्रिजिंग द गल्फ। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया जो अब कतार के साथ अपने संबंधों का पुनः निर्माण कर रहा है, उसे पड़ोसियों को भय दोहन न करने की कला सीखनी चाहिए। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शन जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि आते हैं, उनसे जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। सऊदी अरब के अल उला में आयोजित खाड़ी सुलह शिखर सम्मेलन में सऊदी राजशाही और उसके सहयोगियों द्वारा कतर की नाकाबंदी समाप्त करने के निर्णय के साथ ही फिलहाल उनके बीच की पुरानी शत्रुता का अंत हो गया है। देखिए, हाल ही में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के अल उला में इस समय जो आयोजित खाड़ी सुलह शिखर सम्मेलन चल रहा है, उसमें सऊदी राजशाही और उसके सहयोगियों ने यह फैसला किया है कि जो कतर की नाकाबंदी जो चल रही थी 2017 से, उसे खत्म कर दिया जाए। 2017 में ये नाकाबंदी जब शुरू हुई तो जो देश इन्वॉल्व थे इस नाकाबंदी को लगाने में, जून 2017 में कुछ देशों ने अपने सभी कूटनीतिक संबंध कतर के साथ खत्म कर लिया। इन देशों में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और बहरीन थे। इस फैसले को लेते ही इन सभी देशों ने अपने राजदूतों को वहां से वापस बुला लिया कतर से, और साथ ही साथ कई तरीके के ट्रेड बैन और ट्रैवल बैन भी लगा दिए गए। सऊदी अरेबिया की नेतृत्व में ये जो देश थे, इन्होंने कतर पे यह आरोप लगाया कि कतर जो है वो आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कतर ने 2014 में हुए एक अग्रीमेंट जो कि उसने सऊदी अरेबिया और बाकी देशों के साथ किया था, उसका भी पूरे तरीके से वॉयलेशन किया है। लगातार ये जोर बनाया जा रहा था कतर के ऊपर कि कतर अपने देश से चलने वाले अल जजीरा टीवी चैनल को बंद कर दे पूरे तरीके से, और साथ ही साथ कतर जो है वो अपने रिश्तों को जो ईरान के साथ चल रहे हैं उनको पूरे तरीके से खत्म कर दे। हालांकि एक चीज यहां पे ये देखने वाली बात है कि जो शर्तें रखी गई थी वो सिर्फ 2 या 3 शर्तें नहीं थी, वो कुल 13 शर्तें थी। सऊदी अरेबिया और जो उसके सहयोगी थे, उन्होंने ये कहा कि यदि कतर चाहता है कि उससे ये नाकाबंदी हटा ली जाए तो जरूरी ये है कि कतर इन देशों की जो 13 मांगों की सूची है उनको पूरे तरीके से माने, जिसमें कुछ जैसे कि बताया मैंने, अल जजीरा टीवी नेटवर्क को बंद करना, तुर्की के सैन्य अड्डे जो कतर में थे उनको पूरे तरीके से अपने देश से हटा ले, और साथ ही साथ ईरान के साथ जो उसके राजनयिक संबंध हैं उनको काफी हद तक कम कर दे। हालांकि यहां पर कतर इनमें से किसी भी चीज के सामने उसने अपने हिम्मत नहीं हारी और उसे बहुत ही बड़े लेवल पर आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो दबाव के आगे नहीं झुका। एक समय ऐसा भी आया जब सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात ने अपने हवाई क्षेत्र कतार के लिए बंद कर दिए, तो उस समय ईरान ने कतर को वैश्विक संपर्क प्रदान करने की पेशकश की और अपने यहां के जो हवाई क्षेत्र हैं उनको खोल दिया। यदि हम अल जजीरा की बात करें तो अल जजीरा का प्रसारण आज भी जारी है, और
कतार और तुर्की के बीच में लगातार संबंध जो हैं वो और बेहतर होते जा रहे हैं। खास तौर से यदि हम बात करें तो तुर्की वो खुद पश्चिमी एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा रखता है, तो वो भी इस बात पर जोर दे रहा है कि उसके संबंध जितने बेहतर हो सकते हैं कतर के साथ उतने बेहतर हों। साथ ही साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि कतर ने और अधिक मात्रा में तुर्की के सैन्य बलों को आमंत्रित किया हुआ है। इसके अलावा कतर ने अमेरिका तालिबान समझौते में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभी भी तालिबान प्रतिनिधियों और अफगान सरकार के बीच वार्ता के मेजबान के रूप में एक भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पे जो देखने योग्य है वो ये है कि इस वर्ष 2020 में हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा में, जो कि कतर की राजधानी है, वहां पर एक शांति समझौता स्थापित हुआ। वो शांति समझौता स्थापित होने में कतर ने बहुत बड़ा रोल निभाया और इस समय भी जो तालिबान और अफगान सरकार के नेता हैं उनके बीच में जो बातचीत वार्तालाप चल रही है उसमें भी एक तरीके से मेजबान की भूमिका जो है वो कतर ही निभा रहा है। अगर मूल सऊदी योजना कतर को अलग थलग और घुटने टेकने पर मजबूर करने की थी तो हम ये देख सकते हैं कि वह पूरी तरह से विफल रही, क्योंकि इस दौरान हम ये जानते हैं कि कतर ने समस्याएं भले ही उठाई लेकिन कतर ने अपनी कूटनीति के दम पर अपने मित्र राष्ट्रों के साथ अपना बेनिफिट देखा और आखिर में आप ये देखिए कि इतनी बड़ी डील जो आप समझिए पिछले 20 साल से जो ना हो सका था उस चीज को कतर ने कर दिखाया। जो दोहा एग्रीमेंट है वो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्रतीत होता है कि ट्रंप शासन के अंतिम दिनों में प्रिंस सलमान और उनके सहयोगियों को अपनी रणनीतिक अज्ञानता का बोध हो गया है। यहां पे ये देखने वाली बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में हम कुछ कहें या ना कहें, एक चीज कहनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई जगह पर कुछ ऐसे रिश्ते बना दिए हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि शायद ऐसा हो पाएगा, और ऐसे में ही एक है यूएई और इजराइल के बीच में जो दोस्ताना संबंध जो प्रगाढ़ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को देख करके जो प्रिंस सलमान है और उनके सहयोगी, कहीं ना कहीं उन्हें यह महसूस हो रहा होगा कि उनकी जो रणनीतिक समझ थी वो काफी कम थी, काफी खराब थी। अब यहां पर जरा बात करते हैं कि भाई अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो कतर का और ये जो सऊदी अरेबिया के जो सहयोगी देश थे, जब इनके बीच में इस तरीके का गर्मा गर्मी चल रही थी तो क्या असर पड़ता। अब यदि हम लोग आर्थिक तौर पर बात करें तो कतर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो कई बड़ी वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि फॉक्सवैगन, बार्कलेस और बहुत ज्यादा अमाउंट में पेट्रोबिलियंस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। साथ ही साथ कतर का एक शेयर शार्ड SHAR, यदि हम लोग बात करें SHAR, शार्ड जो बिल्डिंग है, जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है लंदन की, उसमें भी है। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि विश्व कप फुटबॉल 2022 में कतर अपने यहां आयोजित करवाने वाला है। अब इसमें एक चीज जो हमको देखनी है, जो सबसे जरूरी है, भारत का पक्ष क्या था। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत का इस रीजन में हर किसी देश के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और यहां पर भारत को एक अग्रणी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। भारत को सबको एक सुर में, एक ताल में लेकर के चलना चाहिए और सबको ये समझाना चाहिए कि भाई आपके आपसी संबंध एक दूसरे से बेहतर होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि कतर के संदर्भ में हम लोग भारत की बात करें तो हम सब जानते हैं कि लगभग 70 लाख लोग भारतीय ओरिजिन के वो काम कर रहे हैं इस समय। अगर हम लोग बात करते हैं लगभग 30,000 छात्र, भारतीय छात्र जो 14 स्कूलों में हैं CBSE माध्यम के, वो उसमें पढ़ रहे हैं। यदि आर्थिक तौर पर हम लोग बात करें तो हर वर्ष लगभग $40 बिलियन का रेमिटेंस आता है इस जो भारतीय जो डायस्पोरा यहां पे रहता है उससे। अगर हम लोग बात करें, एनर्जी एक बहुत क्रिटिकल एरिया है। मतलब आप ये समझिए, भारत का 20% तेल और लगभग 65% गैस इंपोर्ट वो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे कि ईरान, कतर, इराक, सऊदी अरेबिया और बाकियों से आती है। साथ ही साथ भारत जो है वो तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गैस का कतर से, और कतर जो है वो भारत को
भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के संदर्भ में। लगभग 65% भारत जो है, जो भारत की जो 65% LNG गैस है वो कतर से आती है। यदि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो सालाना दोनों देशों के बीच में, भारत और कतर के बीच में लगभग 18 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। और कई सारी भारतीय कंपनियां जैसे कि पुंज लॉयड, वोल्टास, विप्रो, HCL, इन सब के ऑफिस दफ्तर जो हैं वो कतर में हैं। अब यदि हम लोग देखें तो भारत के अपने हित हैं सभी के साथ, चाहे सऊदी अरेबिया के साथ हो चाहे कतर के साथ हो। तो भारत जो है वो एक सही अप्रोच बना करके चल रहा है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आगे भी भारत के जो संबंध हैं इन देशों के साथ बहुत अच्छे बने रहेंगे। आगे बढ़ते हुए वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो कतर ने इस सुलह तक पहुंचने के लिए कुछ ही रियायतें दी हैं। 13 विशिष्ट मांगों को अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के एक व्यापक समझौते और क्षेत्रीय स्थिरता और एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की नीति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। देखिए, कतर ने जो 13 डिमांड्स थी उनके संदर्भ में तो कुछ ऐसा खास नहीं किया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि भाई जो देश हैं वो एक दूसरे के आंतरिक मसलों में जबरदस्ती हस्तक्षेप ना करें और कोशिश करें कि एक स्थिरता बनी रहे देशों के बीच में। शिखर सम्मेलन के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो इस समय ईरान और तुर्की से अपने संबंधों को बदलने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए ये वो दो देश थे जब इतने तनाव के बावजूद इन दोनों देशों ने समर्थन किया है कतर का। तो कहीं ना कहीं कतर भी अपनी जिम्मेदारी इन देशों के प्रति समझ रहा है। व्यवहारिक रूप से जब अमेरिका में एक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने जा रहा है तब सऊदी पक्ष ने अपनी मांगों से पीछे हटते हुए अडिग बने रहे कतर से अपनी अपेक्षाओं में संशोधन कर लिया है। सऊदी अरब का यह यू टर्न एक वास्तविक सामरिक पुनर्विचार का परिणाम भी हो सकता है। खाड़ी क्षेत्र में दरार ने तुर्की और ईरान को अवसर दे दिया है जो रियाद के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, जबकि कतर को दबाव से झुकाने में असफलता मिली। देखिए, ये जो सऊदी अरब का ये जो यू टर्न हो गया ना उसके सहयोगियों के साथ, ये आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। ये जो दरार क्रिएट हो गई है सऊदी अरब और कतर के बीच में, और इस दरार का जो फायदा उठाया है ईरान ने, साथ ही साथ तुर्की ने, तो ये बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं। ये दोनों देश सऊदी अरब के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं। तो आने वाले समय में सऊदी अरब को डायरेक्ट कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप कतर जैसे एक छोटे से देश को नहीं दबा सके, छोटे से देश को नहीं झुका सके, तो उससे भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी जो छवि है कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान उठता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के अंतर्गत लड़खड़ा रहे ईरान को हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के एवज में कतर से प्राप्त भुगतान से कुछ राहत जरूर मिली होगी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध चल रहे हैं। अब ऐसे समय में जब ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र कतर के लिए खोला तो कतर ने बदले में उसको कुछ पैसे दिए होंगे, जिससे ईरान की जो सिचुएशन है, ईरान की जो हालत है वो काफी बेहतर हुई होगी। आगे का रास्ता, हवाई और समुद्री नाकाबंदी को हटाकर सऊदी और अमीराती ईरान को कतर से प्राप्त भुगतान से वंचित कर सकते हैं और एक ऐसे समय संयुक्त अरब क्षेत्रीय मोर्चे को खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ईरान परमाणु समझौते पर पुनः वार्ता करने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक चीज जो इस समय संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरेबिया कर सकते हैं वो ये कि जल्द से जल्द वे अपनी हवाई और साथ ही साथ समुद्री नाकाबंदी को जो उन्होंने कतर के ऊपर लगा रखी है उसको जल्द से जल्द खत्म करें। इससे होगा क्या, जो आर्थिक बेनिफिट ईरान जो है वो ले रहा है इस समय कतर से, वो उसको मिलना बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर एक संयुक्त अरब क्षेत्रीय मोर्चे को खड़ा करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। क्यों? यह वो समय है जब सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान को दबा सकता है। कैसे दबा सकता है? ईरान को इस तरीके से दबाया जा सकता है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो ईरान के जो परमाणु समझौता है उस पर दोबारा से बात करने की तैयारी कर रहे हैं और इस समय ईरान को बहुत जरूरत है। तो यदि सऊदी अरेबिया अपने एक्शंस को ठीक रखता है तो उसका बेनिफिट उसे जरूर मिल सकता है। संभव है कि सऊदी यह अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि दो साझेदारों के बीच खाड़ी को पटाने से उन्हें बाइडेन प्रशासन के प्रति गर्मजोशी प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। अब जरूरी यह है कि भाई सब लोग ये मान रहे हैं कि यदि सऊदी अरेबिया कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाइडेन प्रशासन के प्रति
बहुत गर्मजोशी दिखाने का यह मौका माना जाएगा। यद्यपि इस शत्रुता का अंत स्वागत योग्य है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह अनिवार्य संकट दोषपूर्ण अब सऊदी अमीराती नियंत्रणकारी रणनीति का परिणाम था। देखिए, भले ही अंत भला तो सब भला, हम ये मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज ये समझिए, ये सारी समस्या ही खड़ी इस वजह से हुई क्योंकि सऊदी अरब और जो यूनाइटेड अरब अमीरात था, उनकी जो रणनीति थी वो बहुत खराब थी। इसने उनकी छवि खराब बनाई। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आपसी हितों एवं सहयोग के आधार पर संबंध बनाने चाहिए, ना कि भय, दोहन और बल प्रयोग के माध्यम से। देखिए, अगर आपको सहयोग बनाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि भाई एक दूसरे के हित को देखें, एक दूसरे के बेनिफिट्स को देखें। आप किसी को डरा करके सहयोग नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न आपका बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है: विश्व के समक्ष विद्यमान कतर संकट क्या है? कतर भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह संकट भारत और विश्व को कैसे प्रभावित करेगा? पुष्टि कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।